हेलो हेलो। तो हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर 8 सिपाही की माँ जो एकांकी था उस चैप्टर का वन शॉट किए थे। इस चैप्टर में प्रगीत और समाज का पूरा वन शॉट करेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अंत में बता दूंगा पीडीएफ कहाँ से लेना, ताकि आप लोग भी बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन कर सकें। अभी बहुत ही कम टाइम बचा है, ताकि पीडीएफ मिल जाएगा तो रिवीजन करने में बहुत ही समय बच जाएगा। ठीक, तो अंत तक बने रहिएगा जी। अंत में बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ से लेना है। बिल्कुल ऑफकोर्स फ्री है सभी पीडीएफ। आप लोग टेलीग्राम चैनल है उस जो प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास नोट्स के नाम से, वहां से ले लीजिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से ले लीजिएगा। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। बारी बारी से देखेंगे, पूरा चैप्टर को देखेंगे, उसके बाद बाउंस आउट की तरफ पूरा चैप्टर को खत्म भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ प्रगीत और समाज एक क्या है। तो इनका लेखक का नाम है नामवर सिंह है, जो एक क्या है निबंध है। प्रगीत और समाज क्या है, तो एक निबंध है। प्रगीत और समाज क्या है, तो एक क्या है निबंध है। क्या है, तो निबंध है, जो लिखा गया है नामवर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, तो नामवर सिंह द्वारा। नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। प्रगीत और समाज किनके द्वारा, तो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। यह एक क्या है निबंध है। ठीक, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्या है, क्या बोल रहा है लेखक के बारे में। लेखक के बारे में क्या है, तो परिचय। नामवर सिंह 20वीं सदी के उत्तरार्ध के साहित्यकार थे। तो नामवर सिंह पूछेगा किसवीं सदी के उत्तराधिकार दिखता है, तो वह 20वीं सदी के क्या थे, तो उत्तराधिकार थे। 20वीं सदी के क्या थे, तो एक उत्तराधिकार साहित्यकार थे। 20वीं सदी के क्या थे, तो एक उत्तरार्ध के साहित्यकार थे। 20वीं सदी के उत्तरार्ध के साहित्यकार थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1927 के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो 28 जुलाई 1927 के वाराणसी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, जो जियानपुर नामक जगह पर हुआ था। और गांव का जो किस जगह पर हुआ था, तो जियानपुर जगह पर हुआ था। किस जगह पर, तो जियानपुर जगह पर हुआ था। उनकी माता का नाम क्या था, तब बागेश्वरी देवी था, एवं उनके पिता नागर सिंह जो एक शिक्षक थे। उनकी माता का नाम पूछेगा था कौन क्या है, तो बागेश्वरी देवी। और उनके पिता का नाम क्या है, तो नागर सिंह, एवं पेशे से क्या थे, तो एक शिक्षक थे। जो नागर सिंह थे एक शिक्षक, ये पेशे से क्या थे, तो एक क्या है, एक शिक्षक थे। ठीक, नागर सिंह क्या थे, तो एक शिक्षक थे। फिर से देखिएगा जी, पहला पॉइंट क्या बनेगा कि नामवर सिंह किस सदी के था, तो वह 20वीं सदी के उत्तरार्ध के साहित्यकार थे। उनका जन्म कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 ईस्वी में। छोटा डेट नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं, अगला बड़ा डेट रखिएगा याद। कि इनका जन्म 2000 कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जियानपुर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, उनकी माता का नाम क्या है, तो बगेश्वरी देवी, एवं उनके पिता का नाम क्या है, तो नामवर सिंह, जो एक पेशे से क्या थे, तो एक शिक्षक थे। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं जी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा एवं जीवन जीवन पहला पॉइंट यह है कि नामवर सिंह की प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के गांव में हुई। जो प्राथमिक शिक्षा एवं जीवन, नामवर सिंह की प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के गांव में हुआ था। कहाँ, उत्तर प्रदेश के गांव में हुई। हाई स्कूल ही वेट क्षत्रिय स्कूल बनारस एवं इंटर उदय प्रताप कॉलेज बनारस में हुई थी। इंटर की कहाँ हुई थी, तो इंटर में उदय प्रताप कॉलेज बनारस में हुआ। उन्होंने बीए 1941 में और एमए 1951 में बीएचयू से किया था। 1951 में कहाँ किया था, एमए किया था 1951 में बीएचयू से किया था।
पूछेगा उन्होंने एमए कब किया था, तो 1951 में कहाँ से किया था, बीएचयू यानी बीएचयू यानी कि बनारस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से क्या किए थे, तो बी मतलब कि क्या किए थे, तो बीए की पढ़ाई किए थे, एमए किए थे, सॉरी एमए किए थे। बीए 1941 ईस्वी में किए थे। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि नामवर सिंह 1953 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय में व्याख्यात हुए हैं। तो 1953 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में व्याख्यात हुए हैं, तो वह काशी विश्वविद्यालय में क्या हुए हैं, तो ये व्याख्यात हुए हैं। फिर सागर विश्वविद्यालय 1949 से 1959 से 1960 में एसोसिएट प्रोफेसर हुए हैं। क्या हुए हैं, तो एसोसिएट प्रोफेसर। उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका जनयुग में संपादन का कार्य भी किया। तो उनकी साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था जी, जनयुग। उनकी साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है, तो जनयुग में संपादन का कार्य भी किया एवं राजकमल प्रकाशन में साहित्यकार सलाहकार रहे थे। किस प्रकाशन में वह साहित्य सलाहकार रहे हैं, तो राजकमल प्रकाशन में क्या रह चुके हैं, तो सलाहकार के रूप में रह गए हैं, सलाहकार के रूप में रह चुके हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय से राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में सेवा दी। 1974 में कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में निदेशक रहे। 1974 ईस्वी में मेजे ये एनयू दिल्ली में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर बने। 1993 से 96 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं बाद में आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक हुए थे। तो आलोचना त्रैमासिक के जो प्रधान संपादक कौन थे, पूछा जाएगा कि आलोचना त्रैमासिक के जो प्रधान संपादक कौन थे, तो हमारे नामवर सिंह थे। पूछेगा नामवर सिंह का प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, नामवर सिंह की प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के गांव में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या करता है जी, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा एमए किया। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से क्या किया, बीए तथा एमए किया था, तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ही पृथ्वी राजा पृथ्वीराज रासो की भाषा के विषय पर 1956 में पीएचडी किया था। कब पीएचडी किए थे, तो 1956 ईस्वी में क्या किए थे, तो पीएचडी किए थे। किस पर, तो पृथ्वीराज राजाओं की जो भाषा पर, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर क्या किया था, तो उन्हें पीएचडी किया था। कब, तो 1956 ईस्वी। बीएचयू के हिंदी होता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से क्या किए थे, तो बीए किए थे, तथा एमए भी किए थे बीएचयू से ही किए थे, यानी कि बीएचयू को ही क्या कहा गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को ही बीएचयू कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि उन्होंने 1967 में आलोचना नाम की त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया था।
इन्हें 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यानी कि कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए उन्हें साहित्यकार अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कविता के नए प्रतिमान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ये पूछेगा किसके लिए? तो कविता के नए प्रतिमान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? तो कविता के नए प्रतिमान के लिए। कविता के नए प्रतिमान के लिए उन्हें क्या प्राप्त हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये पूछा जाएगा जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक, अगला क्या है कि रचनाएं उनकी बकलन खुद क्या है? बकलन खुद व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध हिंदी के जो विकास में अपभ्रंश का जो योग है। आधुनिक साहित्यकार की प्रवृत्तियां छायावाद पृथ्वीराज रसाओं की जो भाषा इतिहास और आलोचना कहानी नई कहानी के जो नए प्रतिमान दूसरी परंपरा की खोज, ये सब रचनाएं जी। इसमें उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया बकलन खुद, ये याद रखिएगा बकलन खुद। और हिंदी के विकास में अप्रसंग का योग आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति छायावाद पृथ्वीराज राजाओं की भाषा, छायावाद और पृथ्वीराज राजाओं की भाषा, ये बोले याद रखिएगा। इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना ये भी याद रखिएगा। इतिहास और आलोचना कहानी नई कहानी कविता के नए प्रतिमान इसकी और परंपरा की खोज और वाद विवाद संवाद, ये देखे वाद विवाद संवाद एक क्या है? तो आलोचना है। ठीक, वाद विवाद संवाद पूछेगा तो क्या है? तो एक आलोचना है। साक्षात्कारों का संग्रह कौन है? तो कहना ना होगा व्यक्तियों का जो संग्रह आलोचना के मुंह से हिंदी आलोचना को एक ललितियन पूर्व सर्वजनक भाषा और मुहावरे के देने का श्रेय नामवर सिंह को प्राप्त हुआ। तो किसे प्राप्त हुआ? सार्वजनिक भाषा और मुहावरा देने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ? तो नामवर सिंह को प्राप्त हुआ है। सार्वजनात्मक भाषा और मुहावरा देने की जो श्रेय किन्हें दिया गया है? तो नामवर सिंह को प्राप्त हुआ है। नामवर सिंह मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के प्रख्यात एवं आलोचना क्षेत्र में सशक्त हस्ताक्षर थे। अब एक फिर से जी, अब पूरा एक बार आप लोग ध्यान से इसको एक पॉइंट देखिए, उसके बाद पूरा रिवीजन करा देते हैं। एक सेकेंड।
हम लोग अब एक क्या करते हैं, अब पूरा चैप्टर के रिवीजन करते हैं। एक सेकेंड, एक पेज सेलेक्ट कर लेते हैं जी। पेज ले लेते हैं नया। तब यहाँ पूछा जाएगा, रिवीजन कर लेते हैं जी एक बार, लेखक परिचय संपूर्ण एक बार से। पूरा लेखक से जितने सारे संबंधित है ओला रिवीजन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक। एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक। पहला पॉइंट देखते हैं, उनका जन्म कब हुआ था, मतलब जन्म कब हुआ था उनका, बता दीजिए उनका जन्म कब हुआ था, यानी कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो 1927 ईस्वी में हुआ था जी। और उनका कहाँ जो जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म कहाँ कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाएगा। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी, वाराणसी यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक। उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1927 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और पूछा जाएगा उनका माता का नाम क्या है, तो माता का नाम बताइए, माता का नाम क्या था। तो माता का नाम उनका क्या था, बागेश्वरी, यानी बागेश्वरी नाम था। हाँ, बागेश्वरी नाम था उनका, क्या, माता का नाम बागेश्वरी देवी थी। और उनका पिता का नाम क्या था, पिता का नाम आप लोग कमेंट करिए ना, तो बता देते हैं जी पिता का नाम क्या था। और पिता के नाम क्या था, तो पिता का नाम अगर नागर सिंह था, नागर सिंह पिता का नाम था। और इनका पेशा क्या था, तो उनका पेशा एक क्या था, तो यह एक शिक्षा थे, तो एक शिक्षक थे, ठीक। और इनका जो ये भी पूछा जाएगा कि और उन्होंने बीए और बीए कब किया था, ये भी पूछा जाए कि वह बीए कब किया, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, बीए का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ। तो बीए कहाँ से किया थे, तो बीए के यहाँ थे बीएचयू, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किए थे। बीएचयू से किया था, मतलब कि बीए और क्या था, एमए दोनों ही किए थे, बीएचयू से ही किए थे। यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से क्या किया था, तो बीए और एमए दोनों किया था, ठीक। कि नामवर सिंह बोलेगा कि जो बीए और एमए कहाँ से किया था, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या पूछा जा सकता है, कि अगला पॉइंट ये, और उन्होंने पीएचडी भी किए, पीएचडी भी कहाँ किए थे, तो बीएचयू में ही किए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी पीएचडी किए थे। पीएचडी भी पूछा जाएगा तो किसमें, तो पीएचडी बीए और एमए यहाँ से किया था, बीएचयू से ही किया था। अब पीएचडी किस भाषा में किया था, तो पीएचडी किस भाषा में किए थे, तो पृथ्वीराज रासाओं की जो भाषा था, पृथ्वी पृथ्वीराज जो रासों की जो भाषा है, पृथ्वीराज रासों की जो भाषा, उसमें क्या किए थे, तो पीएचडी किए थे। क्या किए थे, तो मतलब बीएचयू किए थे, पृथ्वीराज रासाओं की भाषा पर किए थे। कि जब, अब पॉइंट देखते हैं कि जन्म कब हुआ था, तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि जन्म कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और माता का नाम क्या था, तो बागेश्वरी देवी। और पिता का नाम नागर सिंह। और पेशे से क्या थे, एक तो एक शिक्षक थे। और बीए कहाँ किया था, तो बीएचयू, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए और एमए किए थे। और पीएचडी किए थे बीएचयू से। और पृथ्वीराज रसाओं की भाषा पर किए गए थे। और अगला पॉइंट क्या है, कि जो साहित्यिक सलाहकार थे, वो किस प्रकाशन में रहे थे। साहित्य साहित्यिक साहित्यिक प्राश साहित्यिक प्रकाशन, जो साहित्यिक सलाहकार थे,
साहित्यिक सलाहकार किस प्रकाशन में रहे थे? साहित्यिक सलाहकार किस प्रकाशन में हुआ था? राजकमल प्रकाशन में हुआ था। कौन? तो राजकमल प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन में हुआ था, राजकमल प्रकाशन में हुआ था। ठीक, बोलिएगा साहित्यिक सलाहकार किस मतलब प्रकाशन में थे? तो राजकमल प्रकाशन में। अब पूछेगा आलोचना कैसी रचना है? आलोचना है उनकी जो कैसी रचना है? आलोचना एक क्या है? तो त्रैमासिक त्रैमासिक थे। क्या था? तो त्रैमासिक संपादक थे। तेरा त्रैमास त्रैमासिक संपादित थे। आलोचना क्या है? तो त्रैमासिक संपादित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुत सारा पॉइंट मोल गया जी। अब इसके बाद अब पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जी। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव जितने संबंधित ऑब्जेक्टिव बनेगा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं तो कर लेते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव में तो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं जी। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो प्रगीत और समाज किसने लिखा था? तो नामवर सिंह ने ही लिखा था। प्रगीत और समाज किसने लिखा था? तो नामवर सिंह ने लिखा था। अगला क्वेश्चन क्या है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। 28 जुलाई 1927 ईस्वी में क्या होता उनका जन्म हुआ था नामवर सिंह का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जियानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जियानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। नामवर सिंह का माता पिता का नाम क्या था? बगेश्वरी देवी एवं नागर सिंह था। उनकी माता का नाम क्या था? बगेश्वरी देवी एवं नागर सिंह था। नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताया तो माता का नाम क्या था? बगेश्वरी देवी एवं नागर सिंह था। उनके पिता का नाम क्या था? तो नागर सिंह। और पेशे से क्या था? एक क्या थे? शिक्षक थे। पेशे से क्या थे? एक शिक्षक थे। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी किया था? पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुआ था। तो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा उस पर पीएचडी की मतलब उपाधि प्राप्त हुआ है। हम लोग बताए थे ना जी। पीएचडी किस पर किए थे? तो पृथ्वीराज जो रासो की जो भाषा है उस पर पीएचडी किए थे। कहाँ से किए थे? BHU से किए थे। बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी से किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी? तो नामवर सिंह ने लिखी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो नामवर सिंह ने लिखा है कि दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह ने ही लिखा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखा है। तो कविता के नए जो प्रतिमान है वो किसने लिखा है, तो नामवर सिंह ने कविता का नए प्रतिमान किसने लिखा है, तो नामवर सिंह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाद विवाद संवाद क्या है पुस्तक किसने लिखा है। वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखा है, तो नामवर सिंह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखा है। वाद विवाद संवाद नामवर सिंह ने लिखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो वह जोधपुर विश्वविद्यालय में क्या राज्य नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो जोधपुर विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। नामवर सिंह द्वारा लिखा हुआ जो प्रगीत और समाज क्या है, तो एक निबंध है। नहीं, एक आलोचनात्मक निबंध है। ये दोनों कह सकते हैं कि आलोचनात्मक भी है और निबंध भी है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। तो राम की शक्ति पूजा किसकी है, तो निराला जी की है। निराला जी की राम की शक्ति पूजा है। राम की शक्ति पूजा किसकी है। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है। कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया की कवि है, तो प्रलय की छाया की कविता जयशंकर प्रसाद की है। कि निम्नलिखित में कौन है जो प्रलय की छाया की कवि है, तो जयशंकर प्रसाद जी है। नामवर सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो नामवर सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कविता के नए प्रतिमान के लिए उसे क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1971 ईस्वी में मिला था। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक, 1971 ईस्वी में क्या मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे, तो वह आलोचनात्मक जो पत्रिका है उससे क्या रह चुके हैं, संपादक रह चुके हैं। और उनका जो पत्रिका का नाम था क्या था, तो जनयुग संपादित पत्रिका। उनका जो पत्रिका का नाम था क्या क्या था, तो जनयुग पत्रिका का संपादन किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नामवर सिंह किनके अपना गुरु मानते हैं। नामवर सिंह के अपना गुरु किसके मानते थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को मानते थे। किसको मानते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को अपना क्या मानते हैं, तो वह गुरु मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, किसके थे? तो आलोचना त्रैमासिक के क्या थे? महान संपादक थे। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नामवर सिंह किस सदी के आलोचना है? तो नामवर सिंह किस सदी के? तो वह 20वीं सदी के आलोचनात्मक कवि है। 20वीं सदी के क्या है? तो आलोचनात्मक कवि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नामवर सिंह जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त हुए थे? तो 1970 ईस्वी में क्या हुए थे और नियुक्त हुए हैं। नामवर सिंह जोधपुर विश्वविद्यालय में राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे 1970 ईस्वी में। बकलन खुद किस प्रकार के निबंध हैं? बकलन खुद किस प्रकार के निबंध है? तो वह एक ललित निबंध भी है और क्या है, व्यक्ति व्यंजक निबंध भी है, दोनों है। यानी ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आलोचना के मुख से पुस्तक में किन चीजों का संग्रह हुआ है? आलोचना के जो मुख से पुस्तक में किस चीजों का संग्रह हुआ है? तो व्याख्यानों का क्या हुआ? तो मतलब की चर्चा हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा कि जनयुग कैसी पत्रिका है? तो वह क्या है? जनयुग क्या है? साप्ताहिक पत्रिका है। क्या है? साप्ताहिक पत्रिका। त्रैमासिक नहीं मारिएगा, साप्ताहिक मारिएगा, क्योंकि जनयुग एक क्या था? साप्ताहिक पत्रिका था। लेकिन आलोचना को बोलेगा तो क्या था? वो आलोचना त्रैमासिक था। आलोचना अलग है, जबकि क्या जनयुग पत्रिका दोनों अलग पत्रिका। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन में नामवर सिंह किस पद पर रहे थे? तो वह अध्यक्ष के पद पर रहे थे। कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन में नामवर सिंह किस पद पर रहे? तो वह अध्यक्ष के रूप में रहे। अगला क्वेश्चन क्या है? आलोचना कैसी पत्रिका थी? आलोचना कैसी पत्रिका थी? तो त्रैमासिक। आलोचना त्रैमासिक पत्रिका थी, जबकि जनयुग क्या था? तो जनयुग पत्रिका थी, वो क्या था? पीछे देखे ना जी कि जनयुग पत्रिका थी, क्या था? तो साप्ताहिक पत्रिका थी। जनयुग क्या थी? एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदय प्रताप कॉलेज कहाँ है? उदय प्रताप कॉलेज कहाँ है? उदय प्रताप कॉलेज कहाँ है? तो बनारस में है। कहाँ है? तो बनारस में। उदय प्रताप कॉलेज कहाँ है? तो बनारस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छायावाद किसकी रचना है? छायावाद किसकी रचना है? तो नामवर सिंह की रचना है। छायावाद किसकी रचना है? तो नामवर सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नामवर सिंह जेएनयू में किस भाषा में प्रोफेसर रहे थे? कि जेएनयू में किस भाषा में प्रोफेसर थे? तो जेएनयू में वह कहता है हिंदी भाषा के प्रोफेसर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सागर विश्वविद्यालय में नामवर सिंह किस पद पर थे? कि सागर विश्वविद्यालय में नामवर सिंह किस पद पर थे? तो वह असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर थे। वह सागर विश्वविद्यालय में नामवर सिंह किस पद पर थे? तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नामवर सिंह किस वर्ष बीएचयू में एमए किए थे? कि नामवर सिंह किस वर्ष में बीएचयू किए थे? तो 1951 ईस्वी में बीएचयू किए। कि नामवर सिंह किस
कब किए थे? बीएचयू से एमए कब किए थे? तो 1951 ईस्वी में किए थे। अब हम लोग क्या करते हैं, तो सारांश देखते हैं जी। सारांश देखते हैं ताकि हम लोग को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ना छूटे, लॉन्ग आंसर टाइप में, ठीक। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग को क्या हुए, दिक्कत ना हो। ठीक जी। तब हम लोग देखते हैं जी, सारांश देखते हैं। तो सारांश में देखिए क्या क्या है। तो सारांश में देखिए क्या क्या है। तो सारांश देखिए क्या क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि कविता कविता संबंधित सामाजिक प्रश्न, कविता पर समाज का दबदबा तीव्रता से। कि कविता संबंधी सामाजिक जो प्रश्न, कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। प्रगीत काव्य समाज शास्त्रीय विश्लेषण और सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती रखता है, लेकिन प्रगीत जो धर्मी की कविताएं सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। समझी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी प्रबंध काव्यों को ही अपना आदर्श माना है। तो पूछेगा पूछेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको ही प्रबंध काव्य माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको आदर्श माना है, तो प्रबंध काव्यों को ही अपना आदर्श माना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि वे प्रगीत मुतकों को अधिक पसंद नहीं करते थे, इसीलिए आख्यानक काव्यों की रचना से संतोष व्यक्त करते थे। क्या करते थे, तो संतोष व्यक्त करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुक्ति बोध की कविताएं नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। इसीलिए व्याप काव्य सिद्धांत की संस्थापन के लिए मुक्तिबोध की कविताओं का समावेश अवश्य था। लेकिन मुक्तिबोध ने केवल लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, कि मुक्तिबोध ने न केवल लंबी कविताएं लिखी हैं, उनकी अनेक कविताएं छोटी छोटी भी है, मतलब छोटी भी है, जो कम सार्थक नहीं है। मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है। रचना विन्यास में कहीं वह पूर्णतः नाट्यधर्मी, कहीं नाटकीय एकलाप है। अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें कोई उतना अच्छा पॉइंट नहीं है जिससे ऑब्जेक्टिव निकल सके, ठीक। कहीं नाटकीय प्रगीत है और कहीं कहीं शुद्ध प्रगीत भी है। क्या बोल रहा है कि कहीं नाटकीय प्रगीत है तो कहीं शुद्ध प्रगीत भी है। आत्मपरकता तथा भाव भावयम भावम्यता मुक्तिबोध की शक्ति है, जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। आत्मपरक प्रगीत आत्ममरण के प्रति प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताएं की सामना ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। एक प्रगीतधर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही वह व्यक्त
व्यक्त होता है। अगला पॉइंट क्या आ रहा है कि त्रिलोचन तथा नागार्जुन का काव्य त्रिलोचन त्रिलोचन में कुछ चरित्रों पर केंद्रित लंबी वर्णनात्मक कविताओं के अलावा ज्यादातर छोटे छोटे गीत ही लिखे हैं। लेकिन जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं, तो जितने सारा रंग बिरंगे चित्र है वो किनके की कविताओं में मिलते हैं, तो वह त्रिलोचन की त्रिलोचन के काव्य में ही क्या मिलते हैं। जो जितने सारे जो जगत है प्रकृति में जितने सारे रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के वो काव्य संसार में ही मिलते हैं। वे अन्य दुर्लभ हैं। वही नागार्जुन की आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीत के परिचित संसार को एक झटके में क्या कर देता था, छीन भिन्न कर देती है। अपराजित काव्य के प्रसंग में मुक्तिबोध त्रिलोचन और नागार्जुन का उल्लेख एक नया प्रगीत धर्मी काव्य व्यक्तित्व है। अगला पॉइंट कि विभिन्न काव्यों द्वारा प्रगीतों का निर्माण यद्यपि हमारे साहित्य काव्योत्कर्मी कर्षि के मापदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हैं, लेकिन यहाँ की कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुतकों का है। कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि संतों ने प्रायः दोहे तथा गेय पद ही लिखे हैं। विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। विद्याकवि को हिंदी का पहला कवि माना जाता है, तो हिंदी कविता के उदय को ही गीत से ही हुआ। लोकसभा को साफ सुथरी प्रगीतात्मक का यह उन्मेष भारतीय साहित्यकार की अभूतपूर्व घटना है। अगला पॉइंट क्या करता है, प्रगीतात्मक का दूसरा उन्वेषण प्रगीतात्मक का दूसरा उन्वेषण रोमांटिक उद्यान के साथ हुआ। इस रोमांटिक प्रगीतात्मक के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहाँ समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में आत्मीयता और इंद्रियता कहीं अधिक है। इस दौरान राष्ट्रीयता संबंधित विचारों को काव्य रूप में देने वाली मैथिली शरण गुप्त ही भी है। विचारों को काव्य रूप में देने वाला किसको कहा गया, तो मैथिली शरण गुप्त को भी कहा गया है। अगला पॉइंट पता है आलोचकों की दृष्टि में सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मता का आरंभ यही है, जिसका आधार समाज के विरुद्ध व्यक्तियों। इस प्रकार प्रगीतात्मता का अर्थ हुआ कि एकांत संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार, लेकिन आगे चलकर स्वयं व्यक्ति के अंदर भी अंतर संघर्ष पैदा हुआ। विद्रोह का स्थान आत्मविडंबना ने ले लिया और आत्मपरकता कदाचित बढ़ी। अगला पॉइंट क्या करता है, देखिएगा कि समाज पर आधारित काव्य अकेलेपन के बाद कुछ लोग ने जनता की स्थिति को काव्य जवार बनाया, जिससे कविता नितांत सामाजिक हो गई। इस कारण यह कवित्व में से भी वंचित हो गई। फिर कुछ ही समय में नई कविता के अनेक कवियों ने हृदयगत स्थितियों का वर्णन करना शुरू किया। इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब इनके कवि अपने अंदर का दरवाजा तोड़कर एकदम बाहर निकल आए और व्यवस्था के विरुद्ध के जुनून में जिन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिखी डाली, लेकिन यह दौर जल्दी ही समाप्त हो गया।
आगे क्या कह रहा है कि नई प्रगीतात्मक का उभार युवा पीढ़ी के कवियों के द्वारा कविता के क्षेत्र में कुछ और परिवर्तन हुए हैं। यह एक नई प्रगीतात्मक का उभार है। आज कवि को अपने अंदर झांकने का या बाहरी यथार्थ का सामना करने में भी कोई हिचक नहीं है। आगे पॉइंट क्या करता है, जो देखिएगा जी, इसका समरी थोड़ा पेचीदा है। क्या कह रहा है कि उसकी नजर, क्या उसकी नजर हर छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर है। इसी प्रकार उसमें अपने अंदर उठने वाली छोटी से छोटी लहर को पकड़कर शब्दों में बांध लेने का उत्साह भी है। कवि अपने और समाज के बीच के रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह रोमांटिक गीतों को समाप्त करने का, व्यक्तित्व कविता को बढ़ाने का प्रयास नहीं है, अपितु इन कविताओं से यह बात पुष्ट होती जा रही है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। तो क्या बोल रहा है कि जो मित कथन से अधिक कथन होती, किसमें शक्ति होती है? तो अधिक कथन में होती है। और कभी ठंडा स्वर का प्रभाव गर्म होता है। यह एक नए ढंग की प्रगीतात्मक के उभार का संकेत है। समरी यहीं पर समाप्त हो गया जी। अब हम लोग क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक, ठीक। देखेगा जी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा जी कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार के नाम बताएं। प्रगीत और समाज शीर्षक के निबंधकार के नाम क्या है? तो नामवर सिंह है। क्या है? तो नामवर सिंह है। ठीक, एक सेकेंड। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी में हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी में हुआ था नामवर सिंह का जन्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म स्थान जियानपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म जियानपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जियानपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नामवर सिंह के माता पिता के नाम बताइए। तो नामवर सिंह के माता पिता के नाम क्या था? तो बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह था। बागेश्वरी देवी उनकी माता थी, जबकि उनकी पिता का नाम क्या था? तो नागर सिंह था। जो पेशे से क्या था? तो एक क्या थे? एक शिक्षक थे। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा कि एक पेशे से क्या थे? तो एक शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो पृथ्वी राज रासो की जो भाषा है ना, उन पर क्या किया था? तो पीएचडी किए थे। और उन्हें पीएचडी किए थे और उपाधि उन्हें मिल रहा था, पीएचडी को उपाधि मिला था। पृथ्वीराज रासो की जो भाषा थी उन पर मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा? जो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है? तो नामवर सिंह ने लिखा। सॉरी, नामवर सिंह ने लिखा। हिंदी के विकास में अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश का जो योग पुस्तक किसने लिखा? तो नामवर सिंह ने लिखा।
अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा? तो नामवर सिंह ने लिखा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने की थी? दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने की थी? तो नामवर सिंह ने की थी दूसरी परंपरा की खोज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कविता के नए प्रतिमान पुस्तक ने कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के लिए किसने लिखी है? तो नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान किसने लिखा? तो नामवर सिंह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थी नामवर सिंह के गुरु थे। अगला क्वेश्चन क्या है कविता पर किसका दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है? कविता पर किसका जो दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है? तो समाज का जो दबाव पड़ रहा है। देखिएगा जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है किस प्रकार के काव्य यानी कि कविता में जीवन का पूर्ण परिदृश्य होता है? परिदृश्य होता है। किस प्रकार के काव्य जो मतलब काव्य क्या हो कविता में जीवन का पूर्ण परिदृश्य होता है? तो प्रबंध काव्य में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर सागर परिसीमित क्यों है? सूर सागर जो परिसीमित क्यों है? तो क्योंकि उसमें पद का जो क्योंकि पद गीति काव्य है। सूर सागर परिस्थिति क्यों? तो क्योंकि पद गीत काव्य है। 13 में क्या है रामचरितमानस महाकाव्य क्यों है? तो रामचरितमानस महाकाव्य क्यों है? तो क्योंकि वो प्रबंध काव्य है। 13 में क्या रामचरितमानस महाकाव्य क्यों है? तो क्योंकि यह प्रबंध काव्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है किस पाठ में यह उद्धरण आया है कि कविता जो कुछ कह रहा है उसके सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकी एकापी एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। किस पाठ में यह जो उद्धरण आया है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है को प्रगीत और समाज में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है किस पाठ में आया है कि मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है? ये क्वेश्चन पीछे पॉइंट बताए थे ना जी कि ये पूछा जाएगा कि किस पाठ में आया था कि मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती किसमें? तो प्रगीत और समाज में चर्चा किया गया है। 16 नंबर क्या कह रहा है कि नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कि नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कविता के नए प्रतिमान के लिए उसे क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? प्रगीत और समाज जो शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो वाद विवाद संवाद से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है किसने कहा कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? किसने कहा है कि प्रबंध जो काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो आलोचनात्मक निबंध है। क्या है? तो आलोचनात्मक निबंध है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? आलोचनात्मक निबंध है।
कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो निराला जी की है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो निराला जी की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? प्रलय की छाया के कवि को किसे कहा? जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। कि निम्नलिखित में किसे प्रलय की छाया के कवि कहा गया? तो जयशंकर प्रसाद जी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? तो बीएचयू से प्राप्त किया था। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? तो बीएचयू से किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि चरम व्यक्तित्व की परम सामाजिकताएं किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? चरम व्यक्तित्व की परम सामाजिकताएं किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? कि चरम व्यक्तिकता है की परम सामाजिकता वो किस चैप्टर में कहा गया? तो प्रगति और समाज में कहा गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। किसने कथन कहा था? तो थियोडोर एडोनो ने कहा था। थियोडोर एडोनो ने कहा था कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। और थियोडोर एडोनो ने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नामवर सिंह किस पत्रिका का संपादक रहे हैं? कि नामवर सिंह किस पत्रिका संपादन है? तो आलोचना जो पत्रिका था उनके संपादक रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर क्या प्राप्त हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किसका? तो आलोचना त्रैमासिक के क्या थे? जो नामवर सिंह प्रधान संपादक किसे थे? क्या थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के कवि कौन है? तो प्रसाद जी है। कामायनी के कवि कौन है? प्रसाद जी है। कामायनी के कवि कौन है? तो प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह है? तो रासो की जो भाषा है नामवर सिंह के है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह के? राज रासो की जो भाषा है वो नामवर सिंह के है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? कि दुनिया को हाथ की तरह क्या होना चाहिए? गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह किस कवि के कविता का अंश है? तो केदारनाथ सिंह का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो त्रिछ नहीं है। नामवर सिंह के त्रिछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सच्चे अर्थों में प्रागीतात्मक मुक्ता का आधार क्या है? मतलब सच्चे अर्थों में प्रागीतात्मक मुक्ता के आधार क्या है? तो समाज के व्यक्ति
मतलब समाज के विरुद्ध व्यक्ति, वो सच्चे अर्थों में प्रागीतमात्मक का आधार है। सच्चे अर्थों में प्रागीतात्मक मुक्ता के जो कि आधार है, प्रागीतात्मकता के जो अधिकार है वो किस में कहा गया? तो समाज के विरुद्ध व्यक्ति को कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? तो ये शमशेर बहादुर ने कहा है कि पर किसने यह सातों सागर पार की एकाकीपन में ही मानो हार है। ये किसने कहा था? तो शमशेर बहादुर सिंह ने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1971 ईस्वी में उन्हें प्राप्त हुआ था। कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1971 ईस्वी में। 35 में के प्रगीत, मतलब प्रगीत कैसा काव्य है? तो प्रगीत एक क्या आत्मपरक काव्य है। प्रगीत, जो प्रगीत कैसा काव्य है? तो आत्मपरक काव्य है। अब हम लोग देख क्वेश्चन आंसर करते हैं जी। यहाँ 2 लाइन लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग। का भरोसा सत्य के साथ ही शुरू होता और यह सत्य सामने आने पर ही खत्म भी हो जाता है। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं जी। क्वेश्चन आंसर देखने के लिए तैयार रखेंगे। ये सबसे लंबी चैप्टर है, 12th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है अपने आप में, तो यही है और एक त्रिच है। क्वेश्चन आंसर लगभग 18, लगभग कितना 12-11 को होगा क्वेश्चन आंसर जी। आप लोग बढ़िया से देखिएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य के आदर्श क्या थे? मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो क्या करा आंसर में? प्रस्तुत प्रश्न नामवर सिंह रचित पाठ प्रगीत और समाज से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो प्रस्तुत प्रश्न नामवर सिंह रचित पाठ प्रगीत और समाज से लिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श प्रबंध काव्य थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श कौन थे? तो प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पुण्य दृश्य होता है। प्रबंध जो काव्य में मानव जीवन का क्या होता है? पुण्य दृश्य होते हैं। उसमें घटनाओं की संबंध श्रृंखला, उसमें घटनाओं को संबंध श्रृंखला और स्वाभाविक क्रम से ठीक निर्वाह के साथ मन को छूने वाले, उसे नया भाव का अनुभव कराने वाला प्रसंग होते हैं। क्या होते हैं? तो मतलब संबंध श्रृंखला और स्वाभाविक क्रम से ठीक निर्वाह के साथ मन को छूने वाले, उसे नया भावों को अनुभव कराने वाले प्रसंग होते हैं। प्रबंध काव्य की कथा चूंकि यथार्थ जीवन पर आधारित होती है, इससे इससे उसमें असंभव और काल्पनिक कथा का चमत्कार नहीं बल्कि यथार्थ जीवन के विविध आगे लिखा गया है कि आधुनिक कविता में से उन्हें शिकायत थी कि कला के लिए की पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मूर्तकों का ही यानी कि चलन अधिक देखकर यहाँ भी उनका चलन हो गया। मतलब क्या कह रहा है कि यूरोप में प्रगीत मूर्तकों का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उनका चलन क्या हो गया? चलन हो गया, अधिक हो गया। और इस प्रकार काव्य में जीवन के अनेक परिस्थितियों की ओर
जाने वाले प्रसंग या आख्यानों की जो उद्भावना बंद सी हो गई। क्या हुआ? आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई है। प्रबंध काव्य में जीवन को पूरा चित्र खींचा जाता है। क्या करता है? प्रबंध काव्य में जीवन का पूरा चित्र खींचा जाता है और कवि अपनी पूरी बात को प्रबल के साथ कह पाता है। यही कारण है कि रामचंद्र शुक्ल को काव्य में प्रबंध प्रिय लगता है। क्या लगता है? तो शुक्ल को ही काव्य में प्रबंध प्रिय लगता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कला के लिए सिद्धांत क्या है? मतलब कि कला के लिए सिद्धांत क्या है? कला के लिए सिद्धांत क्या है वो दिखेगा कि प्रस्तुत प्रश्न नामवर सिंह रचित पाठ प्रगीत और समाज से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो प्रस्तुत प्रश्न नामवर सिंह द्वारा रचित पाठ प्रगीत और समाज से लिया गया। कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कि कला में लोगों में कलात्मक का भाव उत्पन्न करने के लिए है। क्या? तो कला लोगों में कलात्मक का भाव उत्पन्न करने के लिए है। इसके द्वारा रस एवं मधुरी की अनुभूति होती है। इसके क्या होता है? इसके द्वारा रस एवं मधुरी की अनुभूति होती है। इसीलिए प्रगीत मुतकों की रचना का प्रचलन बढ़ा है। क्या प्रचलन बढ़ा है? इसके लिए यह भी तर्क दिया जाता है कि जब लंबी कविताओं को पढ़ने तथा सुनने की फुर्सत किसी के पास नहीं है, ऐसा कविताएं जिसमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता है। कुछ ऐसी कविता होती है जिसमें क्या? कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता है, उबाऊ होती है। विश्व जो विशुद्ध काव्य की सामग्रियां हैं कविता के आनंद दे सकती है। यह केवल प्रगीत मुक्तों का ही संभव है। क्या है? तो केवल प्रगीत मुक्तों में ही संभव है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिएगा कि प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारण प्रचलित रहती है। प्रगीत को आप किस रूप में मतलब परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारण प्रचलित रही है। प्रस्तुत प्रश्न नामवर सिंह द्वारा रचित पाठ प्रगीत और समाज से लिया गया है। यानी कि प्रस्तुत प्रश्न नामवर सिंह रचित पाठ प्रगीत और समाज से लिया गया है। अपनी बेवावी अपनी अपनी व्यक्तिता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। प्रगीत धार्मिक कविताएं ना तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त होती है। क्या बोल रहा है कि वैयक्तिकता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। प्रगीत जो धार्मिक कविताएं ना तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त है समझी जाती है और ना ही उसकी अपेक्षा की जाती है। आधुनिक हिंदी कविता में गीति और मुक्तक के मिश्रण से नूतन भाव भूमि पर जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें ही प्रगीत की संज्ञा दी जाती है। सामान्य में समझ के अनुसार प्रगीत धार्मिक कविताएं नितांत व्यक्तित्व और आत्मपरक अनुभूतियां की अभिव्यक्ति मात्र है। यह सामान्य जो मतलब कि धारण है। इसके विपरीत अब कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा जाने लगा है कि अब ऐसी लंबी कविताएं जिसमें कुछ इतिवृत्ति भी मिला रहता है, इन्हें पढ़ने तथा सुनने के लिए कुछ फुर्सत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है। आत्मपरक
प्रगीत और नाट्यधर्मी कविताओं की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है? तो प्रस्तुत प्रश्न नामवर सिंह रचित पाठ प्रगीत और समाज से लिया गया। यानी कि प्रस्तुत प्रश्न नामवर सिंह रचित पाठ प्रगीत और समाज से लिया गया। वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं में जीवन के समग्र चित्र उपस्थित हो जाता है। नाट्यधर्मी कविताओं में जीवन के समग्र चित्र उपस्थित हो जाता है। वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं से तात्पर्य वैसी आत्मपरक प्रगीतधर्मी छोटी कविताओं से है। कविताओं से तात्पर्य वैसी आत्मपरक प्रगीतधर्मी छोटी कविताओं से है जिनमें सामाजिक सार्थकता निहित होती है। जिसमें क्या होती है? तो सामाजिक सार्थकता निहित होती है। वस्तुतः मुक्तिबोध की लंबी रचनाएं वस्तुपरक है, परंतु आत्मसंघर्ष से ज्यादा मुखरित है। आत्मसंघर्ष से ज्यादा क्या है? मुखरित है। ये कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है। क्या है? तो रचना में विन्यास में प्रगीत धर्मी है। किसी किसी में ना तो नाटकीय रूप में के बावजूद काव्य भूमि मुख्य प्रगीत भूमि है। कहीं नाटकीय एकालाप मिलता है, कहीं एकालाप मिलता है, तो कहीं पूर्ण शुद्ध प्रगीत जैसे सहर्ष स्वीकार है, अथवा मैं तुम लोगों से दूर हूँ, जैसा कि मुक्तिवाद स्वयं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मतलब जैसा कि मुक्तिबोध स्वयं लिखते हैं कि निसंदेश उसमें कथा केवल आभास है। निसंदेश क्या है? तो कथा उसमें केवल क्या अभियास है। नाटकीय केवल मरीचिका क्या है? मरीचिका है। वह विशुद्ध आत्म काव्य है। जहाँ नाटकीय है वहाँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वही क्वेश्चन है कि जहाँ नाटकीय है वहाँ वस्तुतः भाव की गीतिमयता है, क्योंकि वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है। इसीलिए यह आत्मपरकता किसी कवि की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है जो उसकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। कि जो उसकी प्रत्येक कविता को क्या करता है? गति और ऊर्जा प्रदान करती है। आगे पॉइंट क्या कर रहा है कि आत्मपरक प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के सदृश यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि यहाँ वस्तुगत यथार्थ को अंतर्गत उसे मात्रा में भुला लेता है जितने उस यथार्थ को इंद्रिय उपलब्धता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविताओं में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होता है। मुक्तिबोध की आत्मपरक की छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सर्गतता का बोध स्वभावतः होता है। क्या होता है? तो स्वभावतः होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत का क्या स्थान है? स्वोदाहरण स्पष्ट करें। मतलब स्वोदाहरण के द्वारा क्या करें? तो इसे स्पष्ट करें। तो पहला क्या करें कि प्रस्तुत प्रश्न नामवर सिंह द्वारा रचित पाठ प्रगीत और समाज से लिया गया है। कि प्रस्तुत प्रश्न नामवर सिंह द्वारा रचित पाठ प्रगीत और समाज से लिया गया है। प्रगीत वे कविताएं हैं। प्रगीत क्या है? तो प्रगीत वे कविताएं हैं जिन्हें अक्सर माना जाता है कि ये कविताएं सीधे साधे सामाजिक न होकर अपनी वैयक्तिकता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। लिरिक अथवा काव्य की कोटि में आती है। प्रगीत धर्मी कविताएं न तो समाज यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है, न उसकी अपेक्षाएं की जाती है, क्योंकि सामाजिक समझ के अनुसार वे अंततः नितांत व्यक्तित्व और आत्मपरक अनुभूतियों की क्या अभिव्यक्ति मात्र है। क्या है? तो अभिव्यक्ति मात्र है।
आगे पॉइंट क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध के यहाँ प्रगीत वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं के रूप में है, जो आत्मपरक है, आत्म संघर्ष से उपजी है, जिसमें सामाजिक भी निहित है। ये नई कविताएं के अंदर आत्मपरक कविताओं की ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो सामाजिकता निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी, परंतु इनमें जीवन यथार्थ भाव बनकर प्रस्तुत होता है। प्रगीतों में मित कथन में अति कथन अधिक शक्ति होती है। ये इसमें क्या बोला, प्रगीतों में क्या, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। किसमें आती है, तो अति कथन से अधिक शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक प्रगीत काव्य के किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न एवं गुप्तजी के आदि के प्रबंध काव्य में विशिष्ट है? क्या आप आलोचना से या सहमत हैं? प्रस्तुत प्रश्न नामवर सिंह द्वारा रचित पाठ प्रगीत और समाज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो प्रस्तुत प्रश्न नामवर सिंह द्वारा रचित पाठ प्रगीत और समाज से लिया गया। आधुनिक प्रगीत काव्यों में भी प्रबंध काव्य की भांति जीवन के सारे चित्र खींचे जाते हैं। आधुनिक प्रगीत काव्य में भी प्रगीत काव्य की भली भली भांति जीवन के सारे चित्र खींचे जाते हैं। मुक्ति बोध प्रसाद निराला नागार्जुन शमशेर की लंबी कविताएं क्रमशः बरहराचच पेथोला की प्रतिध्वनि शेर सिंह का आत्मसमर्पण तुलसीदास राम की शक्ति पूजा अकाल और उसके बाद इत्यादि की कविताएं उदाहरण है। इन कविताओं की खास बात यह है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। क्या बोल रहा है, इस कविता में खास बात यह है, उस कविता में खास बात क्या है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। मित कथन में जो है ना अधिक कथन से अधिक शक्ति होती है, और यही बात इनमें कही गई है। प्रबंध काव्य की तरफ इनमें भी नाटकीय का समावेश है। प्रबंध काव्य की तरह में इनमें भी नाटकीय समावेश है। साथ ही सामाजिक संघर्ष के बदले आत्म संघर्ष मुखरित है। परंतु निराला की कविता राम की शक्ति पूजा तुलसीदास में सामाजिक संघर्ष के साथ आत्म संघर्ष की मिश्रित रूप है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब वही क्वेश्चन है, आगे पॉइंट क्या कह रहा है कि आधुनिक युग के प्रगीत काव्य की मुख्य भाव भूमि राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष है, जो गुप्त के काव्य में दिखाई पड़ती है। इनमें भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मक के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहाँ समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक गीतों में भक्तिवाद जैसी तन्मयता नहीं है, किंतु आत्मीयता और इंद्रिया कहीं अधिक है। गुप्त प्रबंध काव्य सीधे सीधे राष्ट्रीय विचारों को रखता है, और रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना को अपनी असामाजिकता में ही अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे। इसीलिए विशिष्ट है आलोचनाओं के उदाहरण निराला आदि कवियों की प्रगीत जो रूप में दिए गए उदाहरण इनमें सच्चे अर्थों में सामाजिकता छिपी है। मतलब सच्चे अर्थों में क्या छिपी है, तो सामाजिकता छिपी है। अतः लेखक के विचारों में सामाजिकता संघर्ष के साथ आत्मसंघर्ष भी मायने रखता है। अतः प्रगीत काव्य के भक्ति काव्य से अधिक सूक्ष्म रूप में मान्य देता है। क्या देता है, मतलब कि प्रगीत काव्य में भक्ति काव्य से अधिक सूक्ष्म रूप में मान्य देते हैं।
अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। इस कथन का आशय स्पष्ट करें, साथ ही किसी उपयुक्त उदाहरण से हमें क्या करिए तो उत्तर की पुष्टि करें। क्या कराएं, तो आंसर क्या है कि प्रस्तुत प्रश्न नामवर सिंह रचित पाठ प्रगीत और समाज से लिया गया। यानी कि प्रस्तुत प्रश्न नामवर सिंह रचित पाठ प्रगीत और समाज से लिया गया। आलोचक की दृष्टि में प्रगीत वैसा काव्य है जिसमें व्यक्ति का एकाकीपन झलके अथवा समाज के विरुद्ध व्यक्ति या समाज से कटा हुआ हो। प्रगीतात्मक का अर्थ है, प्रगीतात्मक का क्या अर्थ है, एकांत और संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार। प्रगीत की यही धारण इतनी विरुद्धमूल हो गई है कि आज भी प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत व्यक्तित्व मतलब व्यक्तिगत और आत्मपरक है। परंतु थियोडोर एडोर्नो ने कहा है, क्या कहा कि थियोडोर एडोर्नो ने कहा है कि व्यक्ति अकेला है, यह ठीक है, परंतु उनका संघर्ष जो आत्म संघर्ष है अकेला नहीं है। उसका आत्म संघर्ष क्या है, तो अकेला नहीं है, उसका आत्म संघर्ष समाज के प्रति प्रतिफलित होता है। क्या होता है, तो उसका जो आत्म संघर्ष समाज के प्रति फलित होता है। आई होप आशा है कि आप लोग सब क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक। आगे इसी पॉइंट को लिखा गया, क्या कह रहा है कि यही कारण है कि बच्चे जैसे जैसे कभी सरल समाट निराशा से अलग करते हुए एक गहरी सामाजिक सच्चाई को जग संघर्ष के सारण इनमें सच्चे अरण निराला आदि व्यक्त करता है। कभी अपने अकेलापन में समाज के बारे में सोचता है। क्या कहते हैं कि कभी अपने अकेलापन में समाज के बारे में सोचता है, नई प्रक्रिया द्वारा उसका निर्माण करना चाहते हैं। यहाँ व्यक्ति का बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व का स्थान समाज के अपने अंतर्विधियों ने लिया है। व्यक्तिवाद उतना आश्वस्त नहीं रहा है, बल्कि स्वयं व्यक्ति के अंदर भी अंत संघर्ष पैदा हुआ। विद्रोह का स्थान आत्मविडंबन ने लिया है। तो क्या विद्रोह का स्थान आत्मविडंबन ने लिया है। यह समाज के उस दबाव को महसूस किया जा सकता है जिसमें अकेले होने की विडंबना के साथ उसका अंतर्द्वंद उसे सामाजिकता की प्रेरणा देता है। और कभी प्रगतिवादी हो जाता है। परिणाम के अंदर से निकलकर बाहर जनता के पास क्या होता है, तो जाना होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध की कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है। आलोचना के इस विषय में क्या निष्कर्ष है कि मुक्ति बोध की कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है। आलोचना के इस विषय पर क्या निष्कर्ष है। तो प्रस्तुत प्रश्न नामवर सिंह द्वारा रचित पाठ प्रगीत और समाज से लिया गया है। मुक्ति बोध की कविताओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता इसलिए है कि उनकी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा एहसास किसी को भी नहीं था। क्या था कि संभावना का पूरा एहसास किसी को भी नहीं था। नई कविता के अंदर आत्मपरक कविता की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो सामाजिक निरपेक्ष थी या फिर जिनकी सामाजिक आर्द्रता सीमित थी। इसीलिए इन सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांकी एवं अपर्याप्त काव्य क्या तो सामाजिक अर्थव्यवस्था सीमित थी। इसीलिए इन समितियों के अर्थभूमि वाली
कविताओं के आधार पर निर्मित एकांकी अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे का तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिवाद की कविताओं का समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी। किंतु इनके बाद भी ऐसी अनेक आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताएं बची रहती है, जो अपनी सामाजिक अर्थ व्यवस्था को क्या करता है, तो दूर करता है। आगे क्या लिखा गया ये देखिएगा। आप लोग 2 मिनट आराम करिए। देखिए जी क्या कह रहा है कि मुक्तिवाद की कविता रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है। नाटकीय रूप के बावजूद काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत धर्मी, इसमें कोई शक